हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि नॉर्सेट 2020 1 सितंबर को होने वाला है और चूँकि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकली है, लगभग 4000 के आसपास, और उसके लिए हमें जी जान से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम आज देखेंगे कि एंडोक्राइनोलॉजी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और इनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो कि बहुत ही और टॉपिक है और इसमें से मतलब बहुत सारे लोगों की पसंद नहीं है, लेकिन हम आज उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंडोक्राइनोलॉजी। फ्रेंड्स, हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी को उस तरीके से समझेंगे जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। हम सारा एंडोक्राइनोलॉजी एक दिन में कवर नहीं कर सकते और कुछ मिनट्स में इतने सारे क्वेश्चंस भी कवर नहीं कर सकते। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि पहले पूछी गई हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि अपने हार्मोन्स सीधे ब्लड में मतलब स्रावित कर देती हैं और किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती। उन सारी ग्रंथियों को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि एक डक्ट के थ्रू अपने हार्मोन्स हैं वो टारगेट ऑर्गन्स तक देती हैं, वो सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहली और मास्टर ग्लैंड जो जानी जाती हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स सिक्रेट करती है और बहुत सारे हार्मोन्स, और उसके भी दो लोब हैं, जो कि दोनों लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो वो हम ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं आज बहुत सारे इजी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम रिमेंबर कर सकते हैं कि कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है। तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। मैं आज बताने जा रहा हूँ बहुत सारे इजी ट्रिक्स, सो प्लीज़ केयरफुली वॉच। फर्स्ट ग्लैंड वी विल लर्न इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है और वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोफाइसिस ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हाइपोफाइसियल फोसा में पाई जाती है, और हाइपोफाइसियल फोसा जो है वो सेला टर्सिका में पाया जाता है, जो कि एक बोन है। तो सेला टर्सिका के हाइपोफाइसियल फोसा में पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक मटर के दाने के जितनी होती है और उसका वेट जो होता है वो 0.5 ग्राम या 500 मिलीग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड देखने में पी शेप होती हैं और बहुत सारी बुक्स में दिया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ओनियन शेप की होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं। जो एंटीरियर लोब होता है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। सो एंटीरियर वाले को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर वाले को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि एंटीरियर ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है और पोस्टीरियर ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। तो सिंपल ट्रिक है, सिर्फ दो हार्मोन जो होते हैं जो सिक्रीशन जिनका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है वो है ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। दो ही ऐसे हार्मोन हैं जिनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, सिर्फ सिक्रीट करती है, उनका सिंथेसिस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं करती है, उनका सिंथेसिस करता है हाइपोथैलेमस। तो दो हार्मोन्स को छोड़ के बाकी सारे हार्मोन जो पिट्यूटरी के हैं वो सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के होंगे, मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस के होंगे। तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो ग्लैंड है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? सबसे पहला हार्मोन सिक्रीट होने वाला है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो है जीएनआरएच, जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। कोई भी हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है, एक ट्रिक है कि कोई भी हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है उसके नाम में रिलीजिंग होगा या इनहिबिटिंग होगा या फिर रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन होगा। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ही सिक्रीट करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा। जिस भी हार्मोन के नाम में रिलीजिंग आता है, इनहिबिटिंग आता है, रिलीजिंग इनहिबिटिंग आता है, ये सारी हार्मोन्स जो हैं वो कि हाइपोथैलेमस के होते हैं। नेक्स्ट, जिस हार्मोन के नाम में ट्रोपिक आ गया, जिस हार्मोन के नाम में स्टिमुलेटिंग आ गया, वो सारे हार्मोन्स जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के होंगे। सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में
ग्रोथ हार्मोन पहला हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो मैक्सिमम इवनिंग में होता है और ये टोडलर एज में ज़्यादा होता है, और टोडलर एज में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। और उसकी वजह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोडलर एज के बच्चे इवनिंग में क्राई करते हैं तो वो नॉर्मल है कि नहीं। तो वो नॉर्मल है क्योंकि उनमें लॉन्ग बोन और स्केलेटल मसल का ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से इवनिंग में उनके थाइज वगैरह में पेन होता है और जिसकी वजह से वो रोते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है जब GnRH सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से। GnRH हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने के बाद में पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और उधर से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा जो कि लीवर में जाएगा, और लीवर में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर करके चीज़ होती है जिसको स्टिमुलेट करता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं लॉन्ग बोन और स्केलेटल मसल की ग्रोथ करवाने के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसको लीवर का इशू है या बचपन में कुछ लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका ग्रोथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो शॉर्ट स्ट्रेचर रह सकता है। तो बच्चे शॉर्ट स्ट्रेचर रहते हैं उसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो हाइपोथैलेमस में इशू होगा, या पिट्यूटरी ग्लैंड में इशू होगा, या लीवर में इशू होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन जो कि सिक्रीट, जब भी बॉडी में डिमांड होती है कि ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है तभी हाइपोथैलेमस को फीडबैक जाता है और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। फिर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसके बाद इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है जो कि लॉन्ग बोन और स्केलेटल मसल की ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का सेकेंड हार्मोन जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस पे डिपेंड रहता है। जब हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है तब वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके उससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करवाता है। जब TSH सिक्रीट होता है तो TSH जो है वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4 का सिक्रीशन करती है। T3 का फुल फॉर्म है ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 का फुल फॉर्म है टेट्राआयोडोथायरोनिन। टेट्राआयोडोथायरोनिन का दूसरा नाम थायरोक्सिन हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन है वो पैराफोलिकुलर सेल से, फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और वो कैल्शियम को ब्लड से डिक्रीज करके बोन में डिपॉजिट कर देता है। कैल्सिटोनिन जो कैल्शियम है उसको कम करता है, ब्लड का कैल्शियम कम करके उसको बोन में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो ये कैल्सिटोनिन का एक्शन है। T3, T4 मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब भी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो TSH लेवल जो है वो बढ़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जब भी T3 और T4 की बॉडी में रिक्वायरमेंट रहेगी तो हाइपोथैलेमस को फीडबैक जाएगा और वो TRH सिक्रीट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी है वो TSH सिक्रीट करेगी, लेकिन TSH कितना भी सिक्रीट हो जाएगा लेकिन आयोडीन की डिफिशियंसी से T3, T4 नहीं बनेंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 डेफिशिएंसी होती है, T4 डेफिशिएंसी होती है, लेकिन TSH है वो बढ़ता ही जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH बढ़ता जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH डिक्रीज होता जाता है और T3, T4 बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड जो आती हैं वो नेक्स्ट हार्मोन जो आता है वो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तभी रिलीज होता है जब एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा हाइपोथैलेमस। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा, इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो ACTH सिक्रीट करेगी। ACTH जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड रीनल के ऊपर होती हैं, उसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि 2 भागों में डिवाइडेड होती हैं। मतलब हर एक ऑर्गन के 2 भाग होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। कॉर्टेक्स जो होता है उससे बहुत कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सिक्रीट होते हैं, और 3 टाइप के हार्मोन्स मतलब सिक्रीट होते हैं जो कि है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जिनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, और एंड्रोजेंस होते हैं। ये 3 टाइप की सेल्स होती हैं जिसमें उससे सिक्रीट होते हैं तीनों। और जो मेडुला होता है वो दूसरे टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रहते हैं। जो नॉर एड्रिनलिन है वो एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर भी है। कौन सा हार्मोन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एक
हार्मोन भी है, तो नॉर एड्रेनलिन जो कि एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एक हार्मोन भी है। तो ये हो गया ACTH का काम। ACTH आता है तो कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और 3 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और एंड्रोजन। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में कौन कौन से आते हैं? कोर्टिसोल, कोर्टिजोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। मिनरलोकॉर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आता है मेनली, और जो एंड्रोजन है उसमें टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स जो हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं, और ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने की वजह से ही मोनोपॉजल एज में मींस ईस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी हो जाती है। फिर भी फीमेल में जो ब्रेस्ट होते हैं वो नॉर्मली रहते हैं और मेल्स के जो शेविंग आती है वो नॉर्मली रहती है। उन सब की वजह यही है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं वो उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उनको डेवलपमेंट के लिए, जैसे फीमेल में है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत होती है, मेनली ईस्ट्रोजन की ज़रूरत होती है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। जैसे दाढ़ी आने के लिए टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे एक एज होती है 50-60, इसके बाद में मेल का भी जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो डिक्रीज होता रहता है, लेकिन उनमें शेविंग वगैरह जो है वो जैसे पहले थी वैसे ही रहती है। उसकी वजह यही है कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सारे हार्मोन जो हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते रहते हैं। नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है वो है मेलेनोसाइट, मतलब मेलेनोजन हार्मोन। मेलेनोजन हार्मोन स्किन में जाता है, मेलेनोसाइट सेल जो होती हैं उससे मेलेनिन का सिक्रीशन करवाता है। जब मेलेनिन का डेफिशिएंसी होगा तो स्किन का जो कलर है वो फेयर होगा, और जब मेलेनिन बढ़ेगा तो स्किन का कलर है वो डार्क होगा। स्किन कलर के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेलेनोजन और मेलेनिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये मेलेनिन के बारे में सिंपल सी पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। जिनमें मेलेनिन की डेफिशिएंसी होती है उनको सनलाइट से एलर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्क का सिंथेसिस कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, लेकिन मिल्क का इजेकुलेशन कौन करवाता है और मिल्क का सिक्रीशन कौन करवाता है? तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है। मिल्क का सिक्रीशन करवाने वाला हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, और मिल्क का सिंथेसिस करवाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। तो ये हो गई मेन जो पूछी जाने वाले हार्मोन्स हैं। और एक होता है थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होती है जो 4 डॉट के जैसे होती हैं, और वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जैसे कि एक थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कैल्सिटोनिन जो ब्लड का कैल्शियम डिक्रीज करके बोन में डिपॉजिट करवाता है। ये PTH है जो उसका उल्टा फंक्शन रहता है, ये बोन का कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालता है, जो कि ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है PTH, और कैल्सिटोनिन है वो ब्लड में कैल्शियम कम करता है। तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया। और जब पेशेंट में थायराइड ग्लैंड रिमूव करते हैं साथ में पैराथायराइड ग्लैंड भी होती है, तो अगर पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव कर देते हैं तो उसका जो कुछ टिश्यू हैं वो सुप्राक्लेविकुलर रीजन में डिपॉजिट कर देते हैं, जो कि PTH का काम करते रहते हैं। सो ये सारे हार्मोन हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन ओनली सिक्रीट करती हैं, जिनका सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिंथेसिस होके वो डिपॉजिट हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से तभी सिक्रीट होंगे जब रिक्वायरमेंट होगा। ADH का काम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मीन्स जो यूरेसिस होता है उसको डबल कम कर देता है, इसलिए उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी जब होती है बॉडी में तो उसको डायबिटीज इंसिपिडिस बोलते हैं। 2 डिजीज होती है, डायबिटीज मेलाइटिस जो कि पैनक्रियास की डिजीज है एक, और एक है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की डिजीज है। दोनों डिजीज हैं वो एंडोक्राइनल डिजीज हैं, लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस है वो पैनक्रियास की डिजीज है, और डायबिटीज इंसिपिडिस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की डिजीज है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम पूछा जा सकता है तो लव हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को इजेकुलेटरी हार्मोन बोलते हैं क्योंकि वो ब्रेस्ट से मिल्क का इजेकुलेशन करवाता है।
यूट्रस से बेबी का इजेकुलेशन करवाता है, इसलिए उसका नाम इजेकुलेटरी हार्मोन है। और ये हार्मोन जो है वो यूट्राइन इन्वोल्यूशन के लिए हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारी बार पूछा जाता है। ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो अपने हेड में रहती है। और पीनियल ग्लैंड के बारे में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहते हैं बॉडी में? बायोलॉजिकल क्लॉक किसी को बोलते हैं तो वो पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। जो पीनियल ग्लैंड है उसको बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ओल्ड एज के पीपल रहते हैं जो कि जिनको घड़ी का टाइम भी देखने नहीं आता, तो वो 4 बजते हैं 5 बजते हैं तो उनको मतलब फीलिंग आने लगती है कि मतलब ये चाय का टाइम हो गया, ये खाने का टाइम हो गया, ये सुबह उठने का टाइम हो गया। मतलब ये सर्काडियन रिदम जो है उसको मेंटेन करने का काम जो करती है वो पीनियल ग्लैंड होती है, इसलिए उसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं क्योंकि वो टाइम का मतलब आभास करवाती हैं लोगों में। नेक्स्ट जो है वो पीनियल ग्लैंड जो है उसका ये भी फंक्शन बताया जाता है कि जैसे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बेबी गर्ल होती है उसमें सारे ओवेरियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होके रह जाते हैं। इसके बाद में एट द टाइम ऑफ पिट्यूटरी तो एट द टाइम ऑफ बर्थ सारे ओवेरियन फॉलिकल प्राइमरी oocyte बन के चेंज हो जाते हैं। इसके बाद में उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं टिल द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से FSH और LH सिक्रीट होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो 18 ईयर के बाद में सिक्रीट होते हैं। और उसका जो रीज़न मतलब हाइपोथेसिस है कि पीनियल ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं और उसकी वजह से प्यूबर्टी के टाइम ही FSH और LH सिक्रीशन स्टार्ट होता है। FSH भी एंटीरियर पिट्यूटरी का है, LH भी एंटीरियर पिट्यूटरी का है जो कि फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। FSH इसलिए उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा के उसको ग्राफियन फॉलिकल्स बनाता है। ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के बाद में LH सिक्रीट होता है जो कि ग्राफियन फॉलिकल्स को तोड़ देता है और उससे सेकेंडरी ओवा रिलीज करवाता है और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करवाता है। तो नेक्स्ट जो ग्लैंड हैं वो हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब वो जब 18 ईयर ऑफ एज वो ग्लैंड ग्रोथ करती रहती हैं और आफ्टर 18 ईयर वो एट्रोफाइड हो जाती हैं। और थाइमस ग्लैंड का रिलीज हार्मोन जो होता है वो होता है थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन जो है वो CD4 और CD8 सेल काउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है और ये सेल रेगुलेटरी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे T हेल्पर सेल है, T किलर सेल है, वो सारी चीज़ें थाइमोसिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ग्लैंड जो है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड जो आएगी वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो हर तीसरे पर्सन में डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, उसकी वजह से पेनक्रियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेनक्रियाज में एक खासियत है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड का काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पेनक्रियाज की पूंछ में रहती है, टेल ऑफ द पेनक्रियाज में लैंगरहैंस नाम की सेल रहती हैं जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा सेल्स होती हैं जिससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अल्फा सेल हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं, बीटा सेल हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, गामा सेल हैं वो सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करती हैं और डेल्टा सेल करके एक सेल आती हैं जो कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड करके एक हार्मोन सिक्रेट करती हैं जो कि एक्सोक्राइन पेनक्रियाज को रेगुलेट करता है। और एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो है वो कि ट्रिप्सिन सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज सिक्रेट करता है। ये सारे हार्मोन सिक्रेट करके पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं जो कि पेनक्रियाज की टेल में होती हैं और बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करती हैं। अगर पूछा जाता है कि बॉडी में ग्लूकोज का रेगुलेशन कौन करता है तो ना तो ग्लूकोज का रेगुलेशन ग्लूकागॉन करता है और ना ही इंसुलिन करता है। ग्लूकोज रेगुलेशन का नाम आता है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन जो हैं वो ग्लूकोज रेगुलेशन का काम करते हैं।
क्योंकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कम करने का काम करता है और ग्लूकागॉन है वो ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। तो रेगुलेशन जो है वो दोनों हार्मोन मिलके करते हैं। तो इंसुलिन को बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन और ग्लूकागॉन को बोलते हैं कैटाबॉलिक हार्मोन। जब भी मेटाबॉलिज्म होता है दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन करवाता है एनाबॉलिज्म, मीन्स इंसुलिन के फंक्शंस जो हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो ब्लड न्यूट्रिएंट को कम करता है, सिर्फ ग्लूकोज को डिक्रीज नहीं करता है। इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, ब्लड कार्बोहाइड्रेट को कम करता है और ब्लड में जो फैट रहता है उसको कम करता है। सारे ब्लड न्यूट्रिएंट्स को डिक्रीज करना और उसको सेल में डिपॉजिट करवाना इंसुलिन का काम है। इंसुलिन का दूसरा काम यह है, जो भी बचा कुचा ग्लूकोज होगा उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में डिपॉजिट करवाएगा। नेक्स्ट, जो भी अमाइनो एसिड में चेंज करके वो प्रोटीन, बचा कुचा प्रोटीन रहेगा सेल के यूज़ करने के बाद में, उसको अमाइनो एसिड में चेंज कर देगा और उसको मसल में डिपॉजिट करवा देगा। इसके बाद में तीसरा जो फंक्शन है वो ब्लड में जो फैट रहता है उसको ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सबक्यूटेनियस फैट में डिपॉजिट करवा देता है। तो ये सारे इंसुलिन के फंक्शंस है। दूसरा, जब भी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर डिजीज़ हैं और उसमें से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक आरबीएस पे नॉर्मल आरबीएस लेवल भी पूछा जा सकता है, जो कि 70 to 110 mg/dl में आता है। दूसरा, पोस्ट प्रेंडियल आरबीएस पूछा जा सकता है, वो कि 100 से लेके 126 तक रहता है। और ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक इंसुलिन पे पूछे जाते हैं। इंसुलिन एक ही जगह पे बार बार इंसुलिन देने से क्या होता है, तो वो लाइपोडिस्ट्रोफी होती है, सबक्यूटेनियस फैट में डेंट पड़ जाता है जिससे एब्सेस वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उसको इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड करके हर एक डे पे अलग अलग जगह पे इंसुलिन देना पड़ता है। और इंसुलिन देने की जो जगह हैं वो हैं ट्राइसेप्स पे देते हैं, अपर बैक पे देते हैं, लोअर एब्डोमेन में देते हैं और थाइस पे देते हैं। उसके अलावा इंसुलिन देने की कोई जगह नहीं है, जो कि इमेज दे के आपको पूछा जा सकता है। दूसरा है एक HSS सिंड्रोम होता है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस में होता है। और एक जो होता है वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि मोमेडियन में ज़्यादा होता है। उसकी वजह होती है कि वो फास्टिंग पे रहते हैं रोज़े के टाइम पे 1 महीने के लिए, तब उनमें जो कार्बोनियोजेनेसिस होता है, जो कि नॉन ग्लूकोज प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे ग्लूकोज बनता है, क्योंकि वो डाइट दिन भर खाना नहीं खाते उसलिए। तो वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें मेन एक कैरेक्टरिस्टिक है कुस्मोल रेस्पिरेशन। कुस्मोल रेस्पिरेशन किस में प्रेजेंट रहता है, तो वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। प्लस यूरिन में कीटोन्स आएंगे और मुंह से फ्रूटी स्मेल आएगी, लाइक एप्पल का पीस कट करके रखने के बाद में जो स्मेल आती है ऐसी स्मेल मुंह से आएगी। दूसरा, उसमें डिहाइड्रेशंस रहते हैं। ये सारे सिम्टम्स है जो कि पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक HSS सिंड्रोम, उसको हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि उसमें ग्लूकोज भी बढ़ा रहता है लेकिन कीटोन बॉडीज नहीं रहती हैं, इसलिए इसको HSS सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट एक डायबिटिक फूड के बारे में, उसमें जो हील इसीलिए नहीं होता है क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा रहता है। तो ग्लूकोज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से वो जो वुंड है वो और ज़्यादा सड़ता रहता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक इंसुलिन के बारे में ये पूछा जा सकता है कि जो बेडसोर होता है उसको हीलिंग में वो हेल्प करता है, जो कि एक नया रिसर्च है कि जो वुंड है, बेडसोर है, उसका वुंड जो है उसको ऑक्सीजन देते रहेंगे तो वो जल्दी हील हो जाता है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो वुंड्स रहते हैं उस पर इंसुलिन है, उस पर वुंड्स पे इंसुलिन लगा देने से वो जल्दी हील हो सकता है। तो उसका रीज़न यही है कि इंसुलिन है वो ग्लूकोज को कम कर देगा और उसकी वजह से वुंड है वो
जल्दी हील हो जाएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। दूसरी, ओवेरी और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने वाले टेस्टिस जो है वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड में होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल में सिक्रीट होता है और ओवेरी जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती हैं। ईस्ट्रोजन का काम फंक्शन बता देता हूँ, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। दूसरा जो फंक्शन है वो एंडोमेट्रियम जो रहती हैं, यूट्रस की इनर लेयर जो है एंडोमेट्रियम, उसकी ग्रोथ करवाने के लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल रहता है, और उसकी ग्रोथ जो हुई है उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन हैं जो कि पूछे जाने वाले हैं। और हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन रह गए, वो हैं एक प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है और एक जो है वो है प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलेक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको ब्रोमोक्रिप्टिन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है जब कोई बेबी का बर्थ होता है और एट बर्थ बेबी डाई हो जाता है, तो उसके मदर के मिल्क सिक्रीशन को स्टॉप करने के लिए क्या दिया जाता है, तो ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाता है, जो कि एक बार्बिटरेट ड्रग का टाइप से है, जो कि आर्टिफिशियल पिट्यूटरी जो प्रोलेक्टिन है उसको इनहिबिटिंग करने का काम करता है। तो ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो है वो पूछा जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों हैं, वो है नॉरएड्रेनालिन, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो सारे जो पूछे जाने वाली चीज़ें हैं वो एंडोक्राइनोलॉजी में कवर हो गई हैं, और कुछ रहेगा तो दूसरे वीडियो के साथ में बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच। कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा सिस्टम का वीडियो चाहिए आपको, वो भी कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो उस सिस्टम का बना दूँगा। थैंक यू सो मच।